अब लोगों को पता नहीं है कि फिजियोथेरेपी होता क्या है। फिजियोथेरेपी है, अच्छा ये तो वही काम है ना, मालिश का काम है ना। क्या आपको पता है कि हम कैंसर में भी फिजियोथेरेपी करें? ऐसा क्या कर सकता है इंसान, कैसे पोस्चर पे अपना ध्यान रखे? पोस्चर को बहुत ज़्यादा ओवर हाइप कर दिया है लोगों ने कि पोस्चर ये, पोस्चर वो, पोस्चर वो। पोस्चर की कोई डेफिनेशन आप जाओगे तो पोस्चर की एक परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है कोई भी। बॉडी के साथ आपकी रिलेशनशिप जो है सबसे लंबी चलने वाली है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जब तक आप रहेंगे। तो बॉडी को फिट रखने के लिए 5 मिनट के स्ट्रेचेस होते हैं जो बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बताते रहते हैं। वॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने सब पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ कि कितना ही सीवियर आपको नी पेन, बैक पेन वो है तो आपको चलना है 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम। और जी जैसे ये एर्गोनॉमिक चेयर्स आती हैं तो ये हेल्पफुल होती हैं या फिर ओवर हाइप? हाँ, गेमिंग चेयर और ये एर्गोनॉमिक चेयर का क्या है कि एक बड़ी मार्केट हो गई है। तो ये चीज़ें थोड़ा ओवर हाइप बोलूँगा मैं। आपको एज अ पेशेंट भी आपको ये देखना है कि आप 1-1.5 हफ्ता 10 दिन किसी फिजियो के पास जा रहे हो और 1% भी रिलीफ नहीं है तो आपको फिजियो चेंज करने की नीड है। सर जैसे फिजियोथेरेपिस्ट का है सीन, तो इसमें क्या क्या नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं नए बच्चों को? इसमें सोर्स ऑफ अर्निंग काफ़ी कम होती है, क्या ये सच है? आपके ऊपर है कि आप 10,000 से लेके 10 लाख रुपये महीने तक भी कमा सकते हो। 5 फिगर तो आप कमा सकते हो, मैं आपको बैठ के लिख के दे रहा हूँ। तो हमारी नेक में पेन होता है, तो क्या वो सर्वाइकल इशू का के लक्षण है या फिर क्या है वो? 10 पेशेंट मेरे पास अगर सर्वाइकल को लेके आते हैं तो सिर्फ उसमें से एक को सर्वाइकल है, अच्छा। बाकी सबको मसल की प्रॉब्लम है। जो न्यू फिजियोथेरेपिस्ट आ रहे हैं उनको क्या एडवाइस करोगे? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट चैनल द टाइम पास शो में, जहाँ पे आपको हमेशा की तरह वैल्यूएबल चीज़ें मिलती हैं और लोग भी अपने रियल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं। कोई स्क्रिप्ट नहीं, सिर्फ रियल कॉन्वर्जेशंस। पिछली वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, जो हमारे पास NRI आए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो भी आप देख सकते हो, पर इस वीडियो के बाद आज जो हमारे साथ है वो एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, देहरादून के अंदर अपना खुद का क्लिनिक यूज़ चलाते हैं। एंड आज हम उनसे जानेंगे कि फिजियोथेरेपी क्यों इंपॉर्टेंट है एंड कैसे ये हमारे लिए हेल्पफुल है आज के एनवायरनमेंट में, आज के वर्कलोड में। काफ़ी लोग बैक पेन, नी पेन, इन सब से गुजर रहे हैं और लोग फिर बाद में यही सोचते हैं यार हम करें क्या, मालिश कर लें, क्या करें, कुछ उनको आइडिया तक नहीं होता। इवन मैं खुद बैंकिंग लाइन में था जब मैं वर्किंग प्रोफेशनल था, तो मेरे को खुद नहीं पता होता था। मेरे आसपास के जो एजेड पर्सन्स थे, जो हमसे सीनियर्स होते थे, उनको ही नहीं पता होता था। और जब हम फिजियोथेरेपी की उनसे बात करते थे तो उनको उतनी अवेयरनेस ही नहीं होती थी। आज हमारे साथ हैं मिस्टर प्रशांत। प्रशांत भाई, पहले तो बहुत बहुत वेलकम आपका हमारे पॉडकास्ट पे। प्लीज़ अब हमारे ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा सा बताओ यार। आई एम डॉक्टर प्रशांत और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ जो कि देहरादून में मेरा एक क्लिनिक भी है जो मैं इवनिंग में चलाता हूँ। और मेरा जो क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड है, मेरा बैचलर्स भी फिजियोथेरेपी से और मास्टर भी फिजियोथेरेपी से है, न्यूरोलॉजी से। तो अभी क्या है कि लोगों को अवेयरनेस है ही नहीं फिजियोथेरेपी के बारे ये में। तो है। ये इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसीलिए लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। बैक पेन, नी पेन, नेक पेन, सर्वाइकल और भी बहुत सारी कंडीशन। और फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत ही वास्ट रोल है, यही नहीं कि सिर्फ बैक पेन में हो गया, नी पेन में हो गया, गर्दन दर्द में हो गया, बहुत सारी चीज़ों में फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल है, लोगों को पता नहीं है। उसी फील्ड में हम भी आगे काम कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए कि लोगों को अवेयर करें। सर जो ये फिजियोथेरेपिस्ट होता है ये एक्चुअली करता क्या है और होता क्या है, मतलब इसका एक्चुअल रोल होता क्या है हमारी लाइफ में, थोड़ा बताइए आप हमें। डेली आप लोग देखते होंगे हर जगह क्लिनिक्स खुले हैं, ये फिजियोथेरेपी, यहाँ फिजियोथेरेपी, जी। हर गली नुक्कड़ मोहल्ले में फिजियोथेरेपी क्लिनिक खुले हैं। अब लोगों को पता नहीं है कि फिजियोथेरेपी होता क्या है, क्यों कराते हैं, कब करानी है, कैसे करानी है, अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजियोथेरेपिस्ट का काम बस यही नहीं है कि एक पेशेंट आया, उसको हॉट पैक दिया, उसको मशीन लगा दिया और भेज दिया। लोगों के मन में ये भी डिलेमा बना है कि जब तक मैं फिजियोथेरेपी कराऊंगा या कराऊंगी तभी तक मैं ठीक रहूँगी, उसके बाद मैं ठीक नहीं रह पाऊँगी, फिर पेन दोबारा से आ जाएगा। बट ऐसा नहीं है। एक फिजियोथेरेपी का मल्टीटास्किंग रोल है, बहुत मल्टीपल फील्ड में एक फिजियोथेरेपिस्ट काम करता है। फिजियोथेरेपी में लोगों को ये भी नहीं पता है कि हमारी भी स्पेशलाइजेशन होती है। अच्छा। जैसे ऑर्थो के फिजियो अलग होते हैं, न्यूरो के अलग होते हैं, कार्डियोथोरेसिक, दिल, हार्ट और ये लंग्स के जो ICU में फिजियोज होते हैं वो अलग होते हैं, स्पोर्ट्स फिजियो अलग हो गए और पीडिया के फिजियो अलग हो, छोटे बच्चों में कोई प्रॉब्लम्स होती है जैसे सेरिब्रल पाल्सी वगैरह। तो पहला तो ये है। अब आपको कंडीशन हुई बैक पेन। बैक पेन के लिए आप किसी भी फिजियो पे जाएंगे जो अभी क्वालिफाइड नहीं है, बैचलर्स करा हुआ है, चलो ठीक है चलेगा। बट अगर जो आपको कोई स्पेशलाइज्ड कंडीशन, आपको स्पोर्ट्स की कोई इंजरी हुई है तो बेटर है कि स्पोर्ट्स फिजियो के पास आप जाके दिखाएं, तो आपकी रिकवरी बेटर हो। पहला तो ये। और फिजियोथेरेपिस्ट का रोल आप बोलोगे तो एक वास्ट रोल में ये हुआ कि पहले तो हम असेसमेंट करते हैं पेशेंट का। हम भी फर्स्ट लाइन ऑफ डॉक्टर की तरह फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कोई भी पेशेंट हमारे पास आया तो हम उसका असेसमेंट करेंगे। आपको पेन नी में है तो ज़रूरी नहीं है कि नी में ही इशू हो। अच्छा। तो वो पेन नी में आ रहा है, शायद आपका फुटवेयर अच्छे ना हो, आपके एंकल में कोई प्रॉब्लम हो। ऐसा भी होता है क्या फुटवेयर से?
यही होता है। और ग्लूट्स, आपके पीछे ये ग्लूट जो है आपकी हिप वाली मसल, उसमें भी कोई इशू हुआ या इसका इम्बैलेंस हुआ तो उससे भी नी पेन वगैरह आता है। तो ये असेसमेंट हो गया। असेसमेंट के बाद फिर एक प्रॉपर डायग्नोसिस हो गया कि डायग्नोस क्यों हुआ, डायग्नोसिस ये कि हो क्यों रहा है, प्रॉब्लम क्या है। उस डायग्नोसिस के लिए आपका टेलर बेस्ड ट्रीटमेंट बनेगा। टेलर बेस्ड मतलब कि आपके लिए जो स्पेशली फिट रहेगा। अच्छा। अब मान लो मैं हफ्ते में 7 दिन काम करता हूँ, आप हफ्ते में 5 दिन काम करते हो, तो दोनों का रूटीन फिट नहीं होगा एक दूसरे से। तो हमारा रूटीन दोनों का अलग अलग है, तो हमारे दोनों के लिए काम भी अलग अलग एक्सरसाइज करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब से देख लूँ, मैं यहाँ से देख लूँ तो हर एक एक्सरसाइज मेरे लिए मैटर, मतलब ऐसा भी होता है क्या? यही होता है फिजियोथेरेपी का। उस एक्सरसाइज को आप अच्छे से परफॉर्म करोगे, अच्छे से आपको बता दिया जाएगा, बायोमैकेनिकली एनाटॉमिकली आपको करेक्ट किया जाएगा, तो वो कंडीशन जड़ से खत्म होगी, रूट कोज पकड़ के जड़ से खत्म होगी, तो फिर फर्दर आपको इंजरी होगी, इंजरी होने के चांसेस नहीं होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, फिजियोथेरेपी के लिए अभी इंडिया में जो है इतना अवेयरनेस नहीं है। हाँ, अवेयरनेस इसलिए नहीं है, उसमें मतलब लोग यही समझते हैं। अच्छा फिजियोथेरेपी, अब मैं 4 साल पहले की बात बताऊँ, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, अगर मैं 3-4 साल पहले की बात बताऊँ है ना, या हम भी कोविड से पहले, तो ऐसे था कि यार फिजियोथेरेपी अच्छा क्या काम करते हो। हमने अपने साथ के बच्चों को देखा है ना, तो उनसे क्वेश्चन हमारे बड़े पूछा करते थे, अच्छा ये तो वही काम है ना, मालिश का काम है ना, मालिश करते हो आप भी मसाज वाले बोलते हैं। हाँ। अब मसाज हमारे अंडर में एक टेक्निक होती है, उसमें क्या है कि बहुत सारे फिजियो या मैं भी मानूं कि पर्सनली हम लोगों को रिलीज़ करते हैं मसल को। मसल में रिलीज़ करने से क्या होगा, जो ट्रिगर पॉइंट, जो पेनफुल पॉइंट्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, तो पेशेंट को आराम आता है। अच्छा। बट लोग क्या सोचते हैं कि तो मसाज कर रहे हैं, नॉर्मल मसाज वाला घर में भी कर लें, ऐसा नहीं है। फिजियोथेरेपी का रोल अलग अलग है। अभी मैंने आपको बताया कि अलग अलग फील्ड है, ये शायद पता भी नहीं लोगों को। अवेयरनेस की हम बात कर रहे थे, अवेयरनेस इसीलिए भी नहीं है कि हमारे यहाँ पे जो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस जो किसी भी पेशेंट के ऊपर है वो डॉक्टर्स का है। आपको कोई भी नी पेन होगा तो सबसे पहले आप एक ऑर्थोपेडिशियन के पास जाएंगे, ना कि एक फिजियो के पास। Exactly. बल्कि फिजियो के पास जाके आप अपना ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। पर कहीं ना कहीं एक इंसान के मन में रहता है ना कि मेरे को डॉक्टर डॉक्टर के पास ही जाना है, डॉक्टर को दिखाना है, वो क्या वही हमारा मेन डिबेटिंग टॉपिक रहता है हमेशा कि डॉक्टर ये, डॉक्टर वो, डॉक्टर मैं भी डॉक्टर बेसिकली। तो मैं अपने आपको तो बोलता हूँ कि मैं एक प्राउड फिजियो हूँ, मुझे डॉक्टर ना भी बोले चलेगा। तो अब आप वहाँ डॉक्टर के पास जाते हैं, आप न्यू डॉक्टर जो हैं, जो अभी क्वालिफाइड करके अपना प्रैक्टिस करने के लिए बैठे हैं, उनको तो पता है फिजियो के बारे में कि फिजियो करेंगे तो हमारे पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ और ये सब कुछ इम्प्रूव होगा, इंजरी से बड़ी जल्दी बाहर निकलेगा जी। और पुराने डॉक्टर्स जो हैं, जो पहले 40-50 ईयर्स से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, उनको मतलब उनको इतना पता फिजियो के बारे में, उतना रिकमेंडेशन करते ही नहीं है, तो इसलिए ये होता है। अब ये जो मेन हमारा अवेयरनेस है, ये फैलाएंगे ही हमारे डॉक्टर्स लोग, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। और कुछ फिजियोज़, जब तक फिजियोज़ बाहर आके अपने बारे में बताएंगे नहीं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ जी, डेली नई चीज़ें नहीं बताएंगे कि हम ये भी करते हैं, हम ये भी करते हैं। क्या आपको पता है कि हम कैंसर में भी फिजियोथेरेपी करते हैं? नहीं हमें तो पता नहीं, बच्चों में फिजियोथेरेपी होती है, प्रेग्नेंट वीमेन में फिजियोथेरेपी होती है, ठीक है। सिर्फ बैक पेन, नेक पेन के लिए ही नहीं फिजियोथेरेपी है, क्योंकि हमने बना दिया उसको ऐसा। हम बाहर आके बैठे हैं क्लिनिक खोल के, तो हम बैक पेन, नेक पेन, अरे अपना स्पेशलाइजेशन देखो, हर चीज़ में स्पेशलाइजेशन देखोगे आप, तो तभी आप एक प्रोफेशनल बनोगे, ऐसे नहीं बनोगे। प्रशांत भाई, जैसे अभी बैक पेन, नेक पेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं तो खुद अभी वर्किंग प्रोफेशनल था, तो मेरे को पता है कि हमारा सीटिंग पोस्चर ही वैसा है। हम 9 घंटे हमें लैपटॉप पे ही बैठना है, उठेंगे भी तो 5-10 मिनट के लिए या फिर लंच टाइम के लिए, उसमें कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कुछ नहीं। तो ऐसा क्या कर सकता है इंसान, कैसे पोस्चर पे अपना ध्यान रखे एटलीस्ट, कि यार जब मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ तो अपने आप को ध्यान रखूँ, और या फिर मैं घर जाके, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं बाहर रहता हूँ पीजी में, तो मैं क्या अपने लिए बेस्ट एक्सरसाइज कर सकता हूँ अपने आप को रिलीव करने के लिए? हमारी बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टैटिक पोस्चर के लिए बनी ही नहीं है कि हम लंबे समय तक एक किसी पोस्चर में बैठे रहेंगे सीधे, तो नहीं। उससे आपको आज नहीं तो कल ओवरयूज इंजरी की वजह से, ओवरयूज होने की वजह से मसल का, तो आपको पेन आएगा ही आएगा, कोई ना कोई इश्यू होगा ही होगा। तो इसमें आपको डायनेमिकली चीज़ें करनी है। जैसे आप बहुत बड़े मतलब आईटी प्रोफेशनल हैं और कंपनीज में बैठे हैं बहुत लंबे समय तक, तो आपको बीच बीच में मोबिलिटी करनी है। बीच में उठ गए, आजकल तो आईटी प्रोफेशनल्स को ब्रेक दिए जाते हैं हर एक 1-2 घंटे में, टी ब्रेक हो गया, हाई टी हो गया, ऐसा कुछ हो गया, ब्रेक होते हैं, तो उसमें भी आप अपनी बॉडी को रिलीज़ कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, जो नॉर्मल स्ट्रेच होता है। ये तो ये हुआ, बट इसमें लंबे समय तक का काम ये है कि पोस्चर को बहुत ज़्यादा ओवर हाइप कर दिया है लोगों ने कि पोस्चर ये, पोस्चर वो, पोस्चर वो। मेरा पोस्चर परफेक्ट है बट पेन तो मुझे तब भी हो रहा है। आपका पोस्चर अच्छा नहीं है तो आपको पेन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप गलत पोस्चर में, या मैं सही पोस्चर में हूँ तब भी मुझे पेन हो रहा है। नहीं, पोस्चर की कोई डेफिनेशन आप जाओगे तो पोस्चर की एक परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है कोई भी। पोस्चर की डेफिनेशन में ये लिखा है कि वो बैठने का, उठने का, चलने का तरीका जिसमें आपकी मसल को बहुत कम काम करना पड़ रहा है आपको सपोर्टिंग और आपको बैलेंस रखने के लिए, और विदाउट पेन। अच्छा,
वो मेरे लिए मेरा परफेक्ट पोस्चर ये भी हो सकता है हम्म। और आपके लिए आपका परफेक्ट पोस्चर ये भी हो सकता है। अच्छा। तो सबका अलग अलग है। तो जिस पोस्चर में आपको पेन नहीं हो रहा है वो पोस्चर पहले तो आपका अडेप्ट कर लीजिए। उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी है कि जैसे आप आईटी प्रोफेशनल हैं तो आपकी स्क्रीन का मतलब लेवल मैटर करता है आपके लिए। अब मैं प्रीफर करता हूँ बेसिकली, मैं ज़्यादा लोगों को जो एर्गोनॉमिक केयर बताता हूँ तो मैं प्रीफर करता हूँ कि आपका जो स्क्रीन का अपर बेजल है, अपर लैपटॉप का बेजल होता है, तो वो आपकी आई लेवल पे रहना चाहिए। अच्छा। तो उससे ना तो आपकी गर्दन ज़्यादा नीचे जाएगी ना ज़्यादा ऊपर जाएगी, क्योंकि ऊपर और नीचे जाने में भी मसल में स्ट्रेन होता है। फिर आपके माउस, आपके कीबोर्ड का भी पोजीशन 90-90 बोलते हैं। आपके न्यूट्रल, पेल्विक न्यूट्रल होना चाहिए। तो इसका मतलब आपके फीट दोनों के दोनों ग्राउंड पे फ्लैट होने चाहिए। कई लोगों के उठे रहते हैं क्योंकि चेयर ऊंची होती है। कई लोग उसको पीछे रखते हैं ऐसे करके, तो उससे कर्व बनता है, अपना कंफर्टेबल जोन देखने के लिए लॉर्डोटिक कर्व बनता है। तो ज़्यादातर लोगों को प्रेफर करना चाहिए कि चेयर उस साइज की हो जिससे आपके फीट दोनों नीचे टच हो जाए। और उसके बाद भी पहले की आपने देखा होगा, पहले की इस पर टेबल्स पे एक नीचे फट्टा आता था, उस पैर रखने के पैर रख लेते थे। वो सबसे परफेक्ट है। उस पर जब भी आप पैर रखोगे तो आप पाओगे कि आपकी स्पाइन न्यूट्रल हो गई पीछे से, तो कर्व नहीं बनेगा, लॉर्डोटिक कर्व नहीं बनेगा। तो बैक पेन से आप लंबे समय, अभी तो नहीं होगा, 2-4-10 महीने में नहीं होगा, 1 साल 1.5 साल के बाद पेन आना स्टार्ट होगा और वो पोस्चरल डैमेज हो जाएगा। फिर पोस्चरल इशू आ जाएगा बहुत ज़्यादा, आपकी लॉर्डोटिक कर्व जो नीचे का कर्व है कमर का बढ़ जाएगा। तो उसके लिए फिर आपको ये चीज़ें अभी से करनी पड़ेगी और बीच बीच में स्ट्रेच करते रहना है। अब इन्होंने बोला कि मेरे पास समय ही नहीं है, हाँ। तो इसमें समय की नीड नहीं है। आपकी बॉडी की अवेयरनेस है, बॉडी आपका परमानेंट साथी है। बॉडी के साथ आपकी रिलेशनशिप जो है सबसे लंबी चलने वाली है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, जब तक आप रहेंगे। बीच में कोई भी रिश्ते, कोई भी पैसा, कुछ नहीं मैटर करता है। तो बॉडी को फिट रखने के लिए 5 मिनट के स्ट्रेच होते हैं जो बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बताते रहते हैं। अपर बैक का, अपर नेक का, गर्दन का, ये स्ट्रेच कर लिया आपने, इधर से स्ट्रेच कर लिया आपने, ये क्या बोलते हैं, पूरा चेस्ट का स्ट्रेच कर लिया, बैक में थोड़ी मोबिलिटी कर ली, और सुबह और शाम थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कर लिया। हाँ, चलना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अच्छा, वॉकिंग करनी चाहिए इंसान। कई लोगों को ये होता है कि मेरा तो नी पेन हो रहा है और मैं रेस्ट कर लेता हूँ, और डॉक्टर ने रेस्ट करने के भी बोला है। तो वो रेस्टिंग का मतलब ये होता है लोगों के लिए कि बिल्कुल लेट जाना है। नहीं, वॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने सब पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ कि कितना ही सीवियर आपको नी पेन, बैक पेन वो है, तो आपको चलना है 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम। उसमें ये कर सकते हैं, बीच में गैप लेके चल सकते हैं। अब 15 मिनट के लिए चलने निकले, 2 बार बीच में बैठ गए, फिर उधर से आए तो 2 बार फिर बैठ गए, चल लिया। आप चलने से क्या होता है कि आजकल आपने देखा होगा फीमेल में बहुत ज़्यादा बोन डेंसिटी कम हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं इसको। इसका मेन कारण ये है कि जब तक बोन के ऊपर वेट नहीं पड़ेगा, जब तक बोन के ऊपर वेट नहीं आएगा, हमारा बॉडी वेट नहीं आएगा, तब तक उसमें मेटाबॉलिक फंक्शन, बेसिकली वो स्ट्रेंथ नहीं हो रही है, मतलब उसमें मिनरल एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। सेकंड थिंग, इंडिया में क्या है लोगों को कि टैनिंग हो जाएगी, मैं काला हो जाऊंगा या मैं काली हो जाऊंगी। ये भी एक नया ट्रेंड चल रखा है, टैनिंग ना हो जाए, काला ना हो जाए। बैठते ही नहीं है। फॉरेन में देखा होगा आपने लोगों को, बीच पे 3-3, 4-4 घंटे धूप सेकते हैं वो लोग। और कोई लोग बाहर निकल भी रहे तो SPF 50-60 लगा के घूमेंगे कि अरे थोड़ा भी जो एक्सपोजर हो रहा है वो भी रुक जाए, काला ना हो जाए। सनस्क्रीन पूरी लगाते हैं दबा के, लड़कियां तो खासतौर पे सनस्क्रीन पूरी लगाएंगे। तो ये चीज़ें करने से हमारी बोन की डेंसिटी कम हो रही है, तो इसलिए चलना ज़रूरी है। जब तक बॉडी पे वेट नहीं पड़ेगा, जब तक हड्डियों पे वेट नहीं पड़ेगा, तब तक आपके वो नहीं आएंगे। इसीलिए आपको ये सब पोस्चर का भी ये नहीं है कि मेरे लिए कोई परफेक्ट पोस्चर है, आपके लिए कोई परफेक्ट पोस्चर है। वो पोस्चर जिसमें आप अच्छे बैठे हो, जिसमें आपको पेन नहीं है, पेन फ्री रह रहे हो बहुत लंबे समय तक, वो पोस्चर आप रखो मेंटेन करके। सेकंड, आपको बीच बीच में हर 2 घंटे में उठ के थोड़ा सा घूमना फिरना, मोबिलिटी करनी है, क्योंकि हमारी बॉडी बैठने के लिए है ही नहीं। तो ये थोड़ी चीज़ आप करोगे तो सही हो जाओगे। और जी जैसे ये अर्गोनॉमिक चेयर्स आती हैं तो ये हेल्पफुल होती हैं या फिर ओवर हाइप्ड हैं कि यार मतलब ले लो गेमिंग चेयर या अर्गोनॉमिक चेयर जो आती है? हाँ, गेमिंग चेयर और ये अर्गोनॉमिक चेयर का क्या है कि एक बड़ी मार्केट हो गई है अब। ऐसे आपने देखो भी होगा, सर्वाइकल पिलोज आते हैं, एंटी स्नोरिंग पिलो आते हैं कि हम खराटे लगाते हैं, खराटे के चक्कर में भी। तो ये चीज़ें थोड़ा ओवर हाइप्ड बोलूँगा मैं पर्सनली, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता। जब तक ये चेयर्स नहीं थी, जब ये चीज़ें नहीं थी, तब भी हम बहुत अच्छे से काम कर रहे, बल्कि आज से बहुत परफेक्ट वे में काम कर रहे थे। अर्गोनॉमिक चेयर में क्या है कि आपके कर्व्स को सपोर्ट करने के लिए चीज़ें हैं। जैसे मेरा लंबर कर्व को सपोर्ट कर लिया मैंने, मेरे अपर बैक को सपोर्ट करने के लिए है, मेरे नेक को सपोर्ट करने के लिए, ये तो उसमें है ना। जब तक मैं खुद की बॉडी पे काम नहीं करूंगा, हम खुद से उसको स्ट्रेंथ नहीं दे रहे हैं, स्ट्रेंथनिंग नहीं डालूंगा, तब तक मेरी बॉडी तो और वीक होती चली जाएगी। मुझे डेली घर पे बैठे बैठे खाना मिलेगा बेड पे, तो मैं क्यों बाहर काम करने जाऊँगा। बिल्कुल, मेरी एक बेसिक नेसेसिटी खाना खाना है, उसके लिए मैं डेली कमा रहा हूँ, पैसे घूम रहा हूँ। मैं घर पे बैठूंगा, खाना नहीं मिलता रहेगा तो मैं जाऊँगा ही नहीं बाहर। ऐसी बॉडी को है, मेरी मसल को जब कोई काम करना ही नहीं पड़ेगा, तो जो मसल काम भी कर रही है वो भी काम करना बंद कर देगी और वीक पड़ जाएगी। यही सब अर्गोनॉमिक चेयर, लंबर बेल्ट, ये नी कैप लगाते हैं लोग, इन सब में यही फिनोमेना यूज होता है कि बॉडी को और वीक कर रहे हो आप।
ओके। तो उसकी जगह आप बॉडी में थोड़े चेंजेस लाइए ना। जैसे जो बच्चे जिम करते हैं और जिम में पावर लिफ्टिंग करते हैं, सब तरह का रोल रहता है ये उनका, तो उनको भी इंजरी वगैरह होती है, तो कहीं ना कहीं वो आप लोगों के पास आते हैं या उनको लगता है कि नहीं जाऊंगा मैं, खुद से ठीक हो जाऊंगा, मैं तो फिटनेस लेवल में हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट की मेरे को क्या ज़रूरत है, कैसा होता है? एक 17 साल का लड़का, नाम मेरे याद नहीं है अभी, आया था मेरे पास 2 महीने पहले। अच्छा। शोल्डर में उसने मसल को पुल कर दिया यहाँ से, अच्छा। और टेंडन भी माइनर टियर हो गया, वो MRI में आया। ठीक है। डॉक्टर ने बोला कि फिजियो कराओ और रेस्ट करो। तो वो आता है, तो मैंने असेसमेंट किया फिर से एक बार कि सच में टियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सच में टियर था उसको, और उसको पेन भी था। तो मैंने उसको बोला आप ये चीज़ें करिए और अपने मूवमेंट को आपको रोकना पड़ेगा, आइसिंग करनी पड़ेगी, और इसके साथ साथ ये मसल छोड़ के बाकी और एडजस्ट जो आसपास की मसल्स हैं, अदर मसल है वो ट्रेन कर लो, उनको हम ट्रेन करेंगे, आपको जिम नहीं जाना। अच्छा अच्छा, ठीक है अच्छा है, उसको अच्छा लगा कि सही बोल रहे हैं ये। फिर मैंने एक बेसिक एक्सरसाइज प्लान किया है उसको कि थेराबैंड लो, लूप बैंड्स लो, इसके साथ एक्सरसाइज करो। तो उसको लगा अरे मैं 150 किलो उठाता था, 150 kg में डेड लिफ्ट मार रहा हूँ, और ये 2-4 kg का आप मुझे बैंड पकड़ा रहे हो, इससे मेरा क्या होगा। मतलब उसके मन में ऐसा आया, कहीं ना कहीं उसकी ईगो, कहीं ना हाँ कहीं ईगो egoistic है ना। अरे कल मैं तो इतना उठा रहा और आज ये। तो ठीक हुआ, चलो फर्स्ट डे मैंने उसको बोला आइसिंग करोगे, ये करोगे, रेस्ट करोगे, इसको मतलब अपने हाथ को लटकाओगे नहीं, इसको ऐसे पकड़ के रखोगे या तो अपनी पॉकेट में डाल के रखोगे। वो मदर के साथ आया था, तो मदर ने बोला ठीक है सर हम करेंगे। तो उसको रिलीफ आया कि जो पेन था वो रात में बहुत हद तक सो भी गया वो। नेक्स्ट डे उसकी मदर उसको फिर ज़बरदस्ती लेके आई, नहीं आ रहा था कि चलो तुम्हें करना है ठीक, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला है। डॉक्टर का इन्फ्लुएंस भी थोड़ा ज़्यादा मैंने बताया भी सही है। बात है, डॉक्टर का तो आया है वो, मैंने फिर से वो ट्रीटमेंट किया, थोड़ा और चेंजेस किए, कल के मुकाबले आज सुधार था थोड़ा सा और गया। 3rd डे नहीं आया वो लड़का। अच्छा। उसकी मदर का कॉल मेरे पास आता है कि सर ये नहीं आ रहा है, कह रहा है कि क्या करवा रहे अब हैं, तो मैं ठीक ही हो गया हूँ, क्या करूँ? कुछ नहीं कर रहा है, इससे अच्छा तो मैं अपने आप कर लूँगा, जिम चला जाऊँगा। हाँ। तो ये तो आजकल का है, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है। आप जिम के बारे में आपको पता कहाँ से चला? वीडियोज़ से, रील्स के थ्रू। आपने कुछ को एक्सरसाइज करते हुए देखा, लगा रहे इसकी बाइसेप तो इतनी बड़ी बड़ी है, अच्छा लग रहा है देखने में ये, तो मैं भी जिम जाऊंगा, मेरी बाइसेप भी बड़ी होगी और मैं बहुत अच्छा लगूंगा, मतलब मेरा बॉडी एनहांस हो जाएगी। तो ये तो फर्स्ट एक केस रहा। अब जिम की इंजरीज की बात कर लेते हैं। जिम की इंजरीज में मतलब मुख्य कारण जो जिम की इंजरीज का है वो ये है कि लोग ना ईगो लिफ्टिंग ज़्यादा करते हैं। हाँ, या देख के एक दूसरे को कि ये इतना मार रहा है तो मैं भी इतना कर दूं, या उसके सामने मैं ज़्यादा वेट मार के दिखाऊं। ये चीज़ है, ठीक है। प्रॉपर आप क्या बोलते हैं, अपना क्या बोलते हैं, वार्म अप नहीं करोगे। वार्म अप ना करने की वजह से आप जाओगे, मसल उस चीज़ के लिए अडेप्ट ही नहीं हुई है। आपकी मसल अभी 10 kg के लिए अडेप्ट है। आपने 10 kg के आप डंबल से बेंच प्रेस मार रहे हो 3-4 दिन से, आज आपने उसको 15 kg कर दिया सीधा, तो मसल में क्या होगा? ओवरलोड पड़ेगा, ओवरलोड इंजरी होगी, तो मसल फटेगी, खींचेगी, यही तो होगा। ये मेन कारण है जिम का इंजरीज का। सेकंड थिंग ये है कि हमें पता नहीं है मेरी बॉडी के बायोमैकेनिक्स के बारे में, एनाटॉमी के बारे में, अंदर की क्या चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो हमने क्या किया कि हम गए ऑनलाइन, एक लड़का आया, उसने बोला अरे आपको अपनी चेस्ट के अपर फाइबर को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ओके। तो मैंने भी जाके वो कल कर ली। मेरी बॉडी अडेप्टेशन में ही नहीं है, क्या होगा उससे? अडेप्ट नहीं है, ओवर यूज़ होगा उस चीज़ का, क्योंकि अडेप्ट नहीं करा नॉर्मली, क्योंकि उसकी बॉडी उस तरीके से बन गई है, उसने 10 साल से ट्रेनिंग करी है। आप करोगे इंजरी करके लाओगे। सबका बॉडी टाइप अलग होता है ना, बॉडी टाइप भी अलग होता है, सबका रेजिस्टेंस पावर भी अलग होता है, सबकी अलग अलग जीन्स होते हैं, जेनेटिक्स अलग अलग हो, जेनेटिक्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें, किसी इंजरी से रिकवर करने का, इंजरी को रोकने का, बहुत चीज़ें। तो ये तो जिम के लोगों का हुआ। फिर एक केस मैं आपको बताता हूँ, इंटरेस्टिंग केस है। परसों का एक फीमेल आती है 26-27 ईयर ओल्ड, 1 साल पहले जिम में शोल्डर में पुल हुआ था। अच्छा। तब तो पता नहीं चला, घर पे आती है तब पता चला पेन पे थोड़ा पेन हुआ, उसमें भी एक्सरसाइज करती रही। अब डॉक्टर के पास 1 साल बाद आई, क्योंकि जब उसका हाथ जाम हो गया, फ्रोजन शोल्डर भी हो गया। डॉक्टर ने बोला MRI करा। MRI में टियर भी आता है और वहाँ के आसपास इन्फ्लेमेशन भी है और जाम भी है। डॉक्टर ने उनको स्टेरॉइड लगा दिया, मिसाइल ब्लड लगा के भेज दिया। अब बोला कि अब फिजियो कराओ। अब फिजियो में वो आती है तो मैं उनसे जब हिस्ट्री टेकिंग करता हूँ तो ये हुआ था, ऐसे हुआ था, ये तो ये जिम की ही इंजरी क्यों बढ़ रही है? एक जो परफेक्ट ट्रेनर है, जो आपको बायोमैकेनिकली मूवमेंट बताएगा, जो आपके चीज़ों पर फोकस करेगा, आपकी बॉडी का बॉडी टाइप देख के आपको बताएगा, उनको हम हायर नहीं कर रहे हैं। हाँ। सबको लगता है कि पीटी तो है, पीटी क्यों लूँ मैं, इतनी महंगी पड़ेगी। हाँ। 2 दिन अपने ट्रेनर से पूछ के 3 दिन लगता है, अरे इसने बताया दिया मैं खुद ही कर लूँगा ना, क्या बता रहा है ये? इतना पैसा चार्ज कर रहा है, क्या बता रहा है? ऐसी फिजियोथेरेपी में लगता है लोगों को। हाँ, फिजियोथेरेपी कि पता ही क्या रहा है, बहुत पैसे ले जल्दी रहा है। ग्रो होने का, ना ग्रो होने का पहला कारण यही है। ये सही कह रहे हैं बिल्कुल कि भाई अबे यार 500 रुपये 1000 रुपये पर सेशन का ले रहे हैं। अब मैं यार ये तो मैं हो गया, बस 2-3 दिन सीख ली, मैं खुद कर लूँगा। एक मैं छोटा सा बात बताता हूँ।
आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, MBBS डॉक्टर, उसने आपसे 3000 रुपीज़ फीस चार्ज करी तो आप दोगे? हाँ, या अरे वो वन टाइम चार्ज कर रहा है, हो गया, उसका फीस चार्ज इतना ही है, उसका फीस चार्जिंग इतना ही है। मैं किसी पेशेंट से पर डे का, अगर मेरी क्लिनिक पे आता है मैं 500 चार्ज कर रहा हूँ, तो उसको उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों कि 500 वो डेली दे रहा है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक डॉक्टर 3000 रुपये लेके मुझे 10-15 मिनट के लिए देख रहा है, और एक फिजियो मुझे डेली का 1 घंटे का सेशन या 45 मिनट या 30 मिनट का सेशन स्पेशलाइज दे रहा है अपने इक्विपमेंट के साथ में और अपनी नॉलेज के साथ में, जो उसने अभी 5 साल 4.5 साल की अपनी बैचलर करी, फिर मास्टर्स करी, उसके बाद भी एक्सपीरियंस लेके क्लिनिक खोल के बैठा है। ऐसे ही नहीं कोई खोल देता, तो उनको वो ज़्यादा लगता है, इसीलिए फिजियोथेरेपी नहीं करा रहे, क्योंकि फिजियोथेरेपी का थोड़ा कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो उसमें प्रॉब्लम ये है ना, लोगों को ऐसे दिखता है कि यार इंस्टेंट तो रिजल्ट आ ही नहीं रहा, 2 दिन इसने यार ये वाली एक्सरसाइज बता दी, ये करवा दिया, अब लेकिन इंस्टेंट रिजल्ट है नहीं। डॉक्टर के पास क्या है, उसने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, दवाई खा ली, इंस्टेंट उस टाइम दिख गया कुछ, कह रहे ठीक है कोई बात नहीं, सही हो लोगों को यही लगता है क्विक फिक्सेस। हाँ, छोटी सी गोली खाई, पानी पिया, हो गया काम। हाँ, और वहाँ पे जाओ 1 घंटा मेहनत करो और तब भी पेन में। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा इंस्टेंट काम नहीं करता है फिजियो, इंस्टेंट भी काम करता है अगर आप परफेक्टली देखो चीज़ों को। आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हो, आपका डायग्नोसिस अच्छा है, अपने पेशेंट को कोई चीज़ बताई ना, तो सेकेंड डे फिजियो जो आपके पास पेशेंट आएगा वो आपको 50, 60, 70% का रिकवर दिखेगा, बताएगा रिलीफ। और आपके पास आपको एज अ पेशेंट भी आपको ये देखना है कि आप 1-1.5 हफ्ता 10 दिन किसी फिजियो के पास जा रहे हो और 1% भी रिलीफ नहीं है, तो आपको फिजियो चेंज करने की नीड है। ये मैं अपनी वीडियोस में भी बताता हूँ। अच्छा, क्योंकि आप किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिखवा रहे हो, आप अपना पैसे दे रहे हो, और पैसे ऐसे नहीं आते, बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। बात है। तो उस मेहनत के लिए आप अगर तो किसी फिजियो के पास जा रहे हो, 10-15 दिन से आपकी फिजियो कर रहा है, 1% भी रिलीफ नहीं आ रहा और आपको डेली बता रहा है कि महीना लगेगा, 1.5 महीना लगेगा, तो प्लीज़ फिजियो चेंज करो अपना। सो जैसे आपके पास इतने केसेस रोज आते ही हैं, हर दूसरे दिन केसेस आप पे आते हैं, तो कोई ऐसा यूनिक केस आया आपके पास आया जो थोड़ा फनी भी हो, या कोई ऐसा केस आया जो इमोशनली जिससे आप काफ़ी कनेक्टेड हो गए हो, कुछ ऐसा केस हो तो अगर है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। देखो, फ़नी तो मैं आपको बताऊंगा ही, बट इमोशनल भी ये है कि हम एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हमें पेशेंट के साथ थोड़ा सा कनेक्ट तो होना पड़ता है, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको मेनली 10-20 मिनट्स का एक टाइम मिलेगा, उसमें आप कितनी बातें करोगे, कितनी बात करोगे, आप अपनी चीज़ों के बारे में बताओगे, डॉक्टर एक क्विक डायग्नोसिस करेंगे, प्रिस्क्रिप्शन पे लिखेंगे और भेज देंगे आपको। हमारे पास आप आएंगे डेली, जब तक हमारा एक इमोशनल बॉन्ड नहीं बनेगा बातें करने का और नॉर्मली, तब आप या ना तो आप मेरे साथ खुल पाएंगे और ना मैं आपके साथ खुल पाऊंगा। और फिर एक लोड रहता है पेशेंट के ऊपर कि डेली वो आता है 1 घंटे के लिए करके चला जाता है। जब तक मैं प्यार से बात नहीं करूँगा, पेशेंट को थोड़ा हंसाऊंगा नहीं, थोड़ा इमोशनल उसके साथ बातें नहीं करूँ, इमोशनली मतलब कनेक्ट नहीं करूँगा, तब तक वो ठीक भी नहीं होगा। ये भी एक पार्ट हमारे उसमें आता है कि हमें इमोशनली भी कनेक्ट होना है पेशेंट के साथ। कम्युनिकेशन इज द की। हाँ, कम्युनिकेशन इज द की। अब बात आती है कि फ़नी पेशेंट की। एक फ़नी पेशेंट मैं बताऊंगा आपको कि एक फ़नी पेशेंट हमारे पास आए, एक अंकल जी थे 72 ईयर ओल्ड, एजेड अंकल थे, काफ़ी एजेड अंकल थे। तो ONGC से रिटायरमेंट हो गया था उनका। अच्छा। अब ONGC से रिटायरमेंट के बाद अच्छा खासा मिलता है, मनी वगैरह जो भी मिलता है उनको मिला, तो उत्तरकाशी जाके उन्होंने अपने घर पे बैठ गए, बढ़िया से बगान में साग सब्जी उगाते थे, खाई पी और लेट गए। उनको लगा रहे क्या चल रही है लाइफ, थोड़ा सा योग वोग भी करते हैं। ऑनलाइन एक पे चैनल खोला, कोई यूट्यूब का, वहाँ पे योग सीखा। तो नहीं किस तरीके से योग किया, मैं योगा को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, योगा अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, बट उन्होंने कुछ तरीके के योगा के वही, क्योंकि मेरी बॉडी ऑनलाइन देख लिया और कर लिया, उस चीज़ के लिए स्पेसिफिकली है नहीं अभी बनी हुई, या फिर उस चीज़ के लिए अभी अडेप्ट नहीं करा, वो किया उन्होंने L3, L4, L5, S1 इन जगह से डिस्क बल्ज। अरे भाई साहब, पेन सीवियर स्टार्ट। फिर जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला ऑपरेट कर लो, क्योंकि उनके डिस्क बल्ज भी इस लेवल का हो गया कि उनको ऑपरेट कराना ही पड़ा। ऑपरेट कराने के बाद भी उन्होंने फिजियोथेरेपी, या तो उनको बताया नहीं गया या उनको पता नहीं था क्या था, उन्होंने फिजियोथेरेपी फिर भी नहीं कराई, क्योंकि इकोनॉमिकली फाइनेंशियली तो वो स्टेबल थे, क्योंकि अच्छे उससे थे, और बाकी पढ़ाई वढ़ाई में भी अच्छे थे, क्योंकि ONGC से रिटायर्ड थे, तो उनको सब पता था। उसके बाद सेकंड टाइम फिर से ऑपरेट करना पड़ा, रीऑपरेट। तो रीऑपरेट के बाद एक बार ये होता है चांसेस कि थर्ड टाइम डॉक्टर मोस्टली मना कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाता है, तो पैरालिसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं नीचे के। तो फिर वो थर्ड टाइम आते हैं मेरे पास। मैंने कहा क्या हुआ बाबा जी, कि देखो जी अच्छा वाला ज़िंदगी चल रही थी, पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, मैंने यूट्यूब खोला और कर लिया स्टार्ट, और आज मैं यहाँ पे हूँ। और मैं उत्तरकाशी गए हुए भी मुझे 3 साल हो गए मेरे घर, क्योंकि यहीं देहरादून में पड़ा रहता हूँ। देहरादून में इसलिए क्योंकि यहीं पे सारा ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ, ट्रीटमेंट चल रहा है। अब इससे ये सीख भी मिल रही है कि हमें ऐसे ही कुछ भी नहीं कर लेना चाहिए, मतलब बैठे बैठे पैर पे कुल्हाड़ी मार ली उन्होंने। सही बात है। ये तो इनका वो कैरेक्टर। अब वो परेशान भी इतने कि मल्टीपल टाइम उनको ऑपरेट करवाना पड़ा, सर्जरी करानी पड़ी, कहीं आराम नहीं मिल रहा है। अब क्या करें उन पेशेंट में, तो उसमें हम थोड़ा सा वैसे ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कि चलो थोड़ा सा आपको स्ट्रेंथनिंग करा दी, थोड़ा सा ये कर दिया, थोड़ा सा वो कर दिया, थोड़ा सा रिलीफ दे दिया आपको।
बट इससे सीख ये है कि आप कुछ भी कहीं भी देख के कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म ना करें खुद के ऊपर, कि अच्छे खासे बैठे बैठे आप कुछ भी कर लोगे। हाँ। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ है प्रशांत भाई, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि बहुत सारे लोग ना जो ऑनलाइन ये चीज़ें बता रहे हैं, चाहे वो योगा हो, जिम हो, या कुछ भी एक्सरसाइज हो, वो बेसिक से नहीं बता रहे हैं वो, क्योंकि वो एडवांस कर चुके हैं उस चीज़ में, तो कहीं ना कहीं वो एडवांस से ही बता रहे हैं, वो स्टार्टिंग की थ्योरी तो बता ही नहीं रहे, तो लोगों को ये गैप आ रहा है। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जैसे फिजियोथेरेपी की बात चल रही है ना, तो जैसे हम लोग अपने पेज पे भी डालते हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में हम बहुत बात करते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हम लोग करते हैं। तो क्या फिजियोथेरेपी मेंटल हेल्थ में काम करती है? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमें जो फिजिकल पेन है वो हमें मेंटली भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस दे रहा हो। हाँ, बहुत टाइम ऐसा होता है। हर एक पेशेंट की पेन को देखने की और सहने की और उसको फील करने की अलग अलग इंटेंसिटी होती है। मैं शायद उस पेन में सर्वाइव भी ना कर पाऊँ जिस पेन में आप बिल्कुल बढ़िया चल रहे हो, मैं उस पर लेट रहा हूँ बेड पे। तो सबका अलग अलग होता है। जैसे बोलते हैं फीमेल का थोड़ा पेन कैपेसिटी कम होती है या मेल के कंपैरिजन में, या मेल की थोड़ी कम हो गई, तो ऐसा है। तो ये बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली तो इफेक्ट करता ही है। मैंने क्या बोला इससे पहले कि आप जब तक अपने पेशेंट के साथ इमोशनली एक बॉन्ड क्रिएट नहीं करोगे ना, तब तक वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। जिस दिन आपने अपने पेशेंट का ट्रस्ट गेन कर लिया, ट्रस्ट ले लिया है ना, तो आप चाहे कुछ भी नहीं कराओगे ना, नॉर्मल सा जाके उसके साथ बैठ जाओगे, बातचीत करोगे, दो बार उसका हाथ पैर हिला दोगे, तो उसको लगेगा अरे बहुत अच्छा करा दिया और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। तो ये तो है। अभी क्या होता है कि एक्सरसाइज करने से हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें अंदर से अच्छा फील कराते हैं। ठीक है, अच्छा फील होगा, हमें नींद अच्छी आएगी। इन चीज़ों में बहुत चीज़ें भी रोल प्ले करती है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपका उठना बैठना कैसा है, आपका कैसा लाइफस्टाइल है। और बाकी फिजियोथेरेपी तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और फिजियोथेरेपिस्ट का एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में कि वो पेशेंट को हैप्पी भी फील करा सकता है और उसको ये भी बता सकता है कि आप कितनी प्रॉब्लम में हो। मेरे पास कोई पेशेंट आता है, उसको बहुत सीवियर नी पेन है, नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस है ग्रेड 4 का, कि अब तो ऑपरेट होना ही है, और पहले से ही वो इतना बर्डन में है मल्टीपल डॉक्टर्स को दिखा के, और मेरे पास आता है नहीं आंटी जी कराना ही पड़ेगा ऑपरेशन। उसकी जगह अगर जो मैं उसको ये बोल देता हूँ कि आंटी जी हाँ ऑपरेशन तो कराना पड़ेगा, बट ये है कि हम आपको थोड़ा सा वो कर देंगे, थोड़ा चलने लायक हो जाएगा, और ऑपरेशन के बाद भी बहुत अच्छी हो जाओगी आप, और थोड़ा आपकी फिजियोथेरेपी करके आपको बिल्कुल पेन से कम कर देंगे। आप उनको मोटिवेट करते हैं बेसिकली, पेन में आराम आ जाएंगे, मोटिवेट कर देंगे, आप नॉर्मली चलने लगोगे। आफ्टर इसके चलने लगोगे। पैरालिसिस के केसेस में बहुत होता है, किसी को हेमिप्लीजिया हो गया, पैरालिसिस हो गया एक साइड ऑफ द बॉडी, और वो लेटा हुआ है, मैं सडनली लेट जाऊँ बेड पे और मैं अपना हाथ भी ना उठा पाऊँ वॉलंटरली, क्योंकि मुझे कैसा फील होगा। मेंटली बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, तो फिजिकली तो हो ही नहीं रहा है, मेंटली इंसान सोचता है यार मैं कैसा था, कैसा हो गया। तो मैं डेली जाके उससे बात करूंगा, अरे अंकल जी आप 15 दिन में चल जाओगे, 10 दिन में चल जाओगे आप, तो कहीं ना कहीं वो खुद को पुश करेंगे कि वो लड़का आगे बोल रहा है ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद वो खुद कहीं ना कहीं उनकी विल पावर स्ट्रांग होती है ना। अरे हाँ, विल पावर स्ट्रांग होगी तभी तो चलेंगे वो, अगर आप तभी तो उनको मिलेगा। सही। सर जैसे फिजियोथेरेपिस्ट का है सीन, तो इसमें क्या क्या नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं नए बच्चों को, क्या उनको मिल सकती हैं? और हमने ये भी सुना है कि मतलब जो ये फिजियोथेरेपिस्ट की जो लाइन है एक तरह से, इसमें सोर्स ऑफ अर्निंग काफ़ी कम होती है, क्या ये सच है? देखिए, अगर आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो, आप एक इंजीनियर हो, आप एक लॉयर हो, और आप अपने फील्ड को बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हो या कर रहे हो या कैसे भी जो भी है, तो आपकी इनकम भी कम होगी। कुछ ऐसे लॉयर भी है जो बिल्कुल 10-20 कमा रहे हैं, कुछ ऐसे लॉयर भी है जो मंथली करोड़्स में जा रहे हैं, CRs में अपना रिवेन्यू कर रहे हैं, कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं। हाँ, इस फील्ड को हम लोगों ने बनाया ऐसा दिया है, बाहर से देखने का हमारा नज़रिया ऐसा है कि इस फील्ड में पैसा ही नहीं है। डेली मेरे पास लिटरली बोल रहा हूँ 5 से 6 DM तो बच्चों के आते हैं कि सर हमें फिजियोथेरेपी करना है, या मैंने एनरोल कर लिया, बट इसमें अर्निंग अपॉर्चुनिटी कैसी है, कितना मैं कमा पाऊँगा, हाँ वही मतलब कितना मैं कमा लूँगा, कैसे होगा। तो पहला बात तो ये मैं क्विक आंसर देता हूँ इसका, कि आपके ऊपर है कि आप 10,000 से लेके 10 लाख रुपए महीने तक भी कमा सकते हो, और उसको 10 लाख को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कैसे कर रहे हो वो आपके ऊपर है, कितना दिमाग उसमें लगा रहे हो। कोई भी फील्ड की बात, हर एक फील्ड की बात है। आपने एक सिंपल शॉप खोली है, उस शॉप से आप 10,000 की अर्निंग कर लो या महीने की करोड़ों की अर्निंग कर लो, तो आपके ऊपर है कैसे उसको कर रहे हो। तो ऐसा तो आपको है नहीं कि बैठे बिठाए मिल जाएगा, काम आपको करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग ये है कि जैसे मैंने आपको बोला कि 10,000 से लेकर 10 लाख तक कमा लेंगे। हाँ, वो डिलीवर कैसे कर रहे हैं वो चीज़ को, और बच्चे देख रहे हैं या बच्चे पूछ रहे हैं कि हम कैसे कमाएंगे, हमें इतना पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि क्यों आप इस चीज़ में फंस रखे हो। आप इस पैशन को फॉलो करो ना ज़रा, कि विदाउट मेडिसिन हम किसी पेशेंट को ठीक कर रहे हैं। जिस दिन आपने किसी पेशेंट को ठीक किया और उस पेशेंट ने आपको बोला कि बेटा आपने मुझे ठीक कर दिया, आपको तो ऊपर वाला ऐसा करे ऐसा करे, तो आप पैसों की सारी इच्छा चली जाएगी आपकी। इस फील्ड में इतना अच्छा है कि हम इतना बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं लोगों के साथ कि फैमिली जैसे बॉन्ड्स भी बन जाते हैं।
लोगों का अगर जो आपने दिल जीत लिया, लोगों का आपने सही कर लिया, तो लोग ऐसे भी लोग मेरे साथ हैं जो फर्स्ट में कोई भी इंजरी कुछ भी होता है तो पहले डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, मुझे कॉल करेंगे अच्छा। कि जरा क्या हुआ है ये बता दो जरा। वो उनकी ओपिनियन से ज़्यादा मेरी ओपिनियन वो मैटर, ट्रस्ट बिल्ड हो गया ना उनका आपके ऊपर, ट्रस्ट बिल्ड हो गया। तो ये चीज़ है। तो पैसों को क्यों देख रहे हो, पैसों तो आ ही जाना है एक दिन। हमारे यहाँ कहावत भी होती है कि भैया पहले अपनी मेहनत करो, आप मेहनत के बाद पैसा अपने आप आ जाएगा आपके पास। हम पहले पैसा देख रहे हैं तो फिर उसमें फंसे रहते हैं पूरे 5 साल की बैचलर में कि मैं 10 साल 20,000 30,000 10,000 इतना ही कमा पाऊंगा। नहीं भैया, ये भी आज के टाइम में बहुत बड़ा वो मतलब अर्निंग पोटेंशियल है। मिनिमम 5 फिगर तो आप कमा सकते हो। मैं आपको बैठ के लिख के दे रहा हूँ, 5 फिगर्स की अर्निंग मिनिमम कर सकते हो आप। अब मैं उसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देता हूँ। आपके पास 2 से 3 पेशेंट हैं जिनको आप होम विजिट देते हो। एक नॉर्मल सा Tier 3 सिटी देहरादून में 600-700-800 रुपीज़ चल रहा है अभी पर 45 मिनट्स, एक घंटे का चार्जेस। आपने 3 पेशेंट लिए, 3 पेशेंट में आपने अगर जो आपका आने जाने का समय भी लगाने के बाद 3-3.5 घंटे दे दिए तो 8 से 24 2400 रुपये पर डे कमा रहे हो आप। और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो जरा, तो कितने हो गए ये 72, 71 या 70 तो कमा ही लोगे आप। किस फील्ड में ये 70,000 रुपये है। बहुत बड़ी आपकी जॉब ग्रेड A स्केल, ग्रेड B स्केल की आपके पेमेंट मिल रहा होगा तब आपको 70,000 मिलेंगे। सही बात नहीं है भाई, 70,000 रुपये तो बहुत बड़ी ये चीज़ है। और 3 घंटे सिर्फ दिन के देके, तो ये आपकी क्वालिटी है। लोग इसको नहीं देखते, लोग देखते हैं मैं जॉब करने जाऊँगा, हाँ जॉब में तो पे स्केल कम मिलना ही है। लोग भी फिर पेरेंट्स की तरफ से भी इन्वायरमेंट ऐसा बना हुआ है ना बच्चों का कि यार तू ये क्या कर रहा है, तू जॉब क्यों नहीं कर रहा है। उनका लड़का जॉब कर रहा है, 50,000 कमा रहा है। मेरे भी फादर साहब आज से 2 साल पहले मुझे बोलते थे, मेरे पिताजी, कि अब तेरी एज इतनी हो गई है तो तुझे कोई ना कोई फॉर्म भर देना चाहिए, फॉर्म फिल कर देना चाहिए कि आर्मी का कर दो, इसका कर दो, उसका कर दो, कि बैचलर तो कर ही रहा है। तब मुझे मेरा स्टार्टिंग से ये है कि मुझे जॉब करनी ही नहीं है, आज भी यही है कि जॉब नहीं करनी कहीं भी। अब मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था तो मैं उनको टालता रहता था। जब मेरा अर्निंग पीरियड आया तब मैं अर्निंग करता हूँ तो उनको लगता है हाँ ये अच्छा अपनी जगह कर रहा है, उनको मेरे से 1 रुपया नहीं चाहिए। बट एक वो है। दूसरा, हमारा सबसे पहले रिस्पेक्टेड फील्ड है। आप किसी के जाओगे तू तड़ाक से कोई बात नहीं करेगा, आप करके सर करके बोलेंगे, आपसे बातें करेंगे, अच्छे से वो करेंगे, और आप अपने एक हैंड से हीलिंग टच अपने लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो। तो इससे बड़ी क्या बात है। पैसा इससे बढ़ के है क्या। इज्जत चाहिए इंसान को, इज्जत से बढ़ के पैसा नहीं है। पैसा कमाओगे तो क्या किस लिए कमा रहे हो, इज्जत के लिए तो कमा रहे हो, वो तो आपको मिल जा रही है पहले सिर्फ। ये तो है, मतलब अर्निंग पोटेंशियल है, जस्ट आपको समझने की ज़रूरत है। अर्निंग पोटेंशियल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आजकल तो आप सोशल मीडिया का उपयोग करके करो। टेली कंसल्टेशन एक नया है हमारे में। आपने 10 से 15 मिनट 20 मिनट किसी को कंसल्ट किया और वो आपको दे के चला गया 1000 रुपये एक कंसल्टेशन के। उसका आपने एक्सरसाइज प्लान बना के दिया, उसको बीच में फॉलोअप कर लिया। तो विदाउट टचिंग आपने किसी पेशेंट को बिना टच करे, ये हो गया आपका अर्निंग पोटेंशियल। सेकेंड, आप AI का यूज़ कर सकते हो अपने फील्ड में। हमारे फील्ड में कुछ हो ही नहीं रहा है। जो पुराना वो था हमारा देखने का कि वही टेंस, वही UST, वही अल्ट्रासाउंड वगैरह हम कर रहे हैं, वही चल रहा है। मतलब नई चीज़ें इन्वॉल्व कर ही नहीं, डेवलपमेंट नहीं आ रहा है इस फील्ड में। आप भी अपने इस पूरे पॉडकास्ट वाले पेज में कुछ ना कुछ AI का यूज़ करते होंगे। कहीं ना कहीं ChatGPT हो गया, ग्रोक हो गया, कुछ भी हो गया, आपने कर लिया। हम क्या कर रहे हैं AI के थ्रू, बल्कि हम सब कुछ कर सकते हैं AI के थ्रू। AI हमारी जॉब छीनेगा नहीं क्योंकि हमारा हैंडवर्क है, बट AI हमें एनहेंस कर देगा ऊपर तक। ये तो है, वो आपके ऊपर है कि तुम ब्रेन लगाए कैसे इसको AI को आप डेवलप करोगे अपने में। टेली कंसल्टेशन, AI, फिर ऑनलाइन आप ई-बुक प्रिपेयर कर सकते हो। ई-बुक्स पेन के लिए, नेक पेन के लिए, गर्दन के लिए, अर्गोनोमिक केयर कर सकते हो। उसको आप Etsy, Amazon Kindle, इन सब पे सेल कर सकते हो। ये तो है। बस आपको ये है कि बहुत अच्छे से नॉलेज गेन करनी है, अपने पेशेंट को वैल्यू प्रोवाइड करनी है। वो आपको पे कर रहा है तो उसको वैल्यू प्रोवाइड भी करो। ये तो है, ये सबके लिए है। बहुत सारे फिजियो वैल्यू प्रोवाइड करना भूल जा रहे हैं आजकल। मैं ज़्यादा पैसे के चक्कर में, जब एक बार पैसा कमाना स्टार्ट करता है इंसान तो वो फिर अपनी स्किल्स को ना ब्रशिंग अप करना छोड़ देता है। हाँ। बट मैं बोलूँगा कि सबको ब्रशिंग अप करते रहना चाहिए चीज़ों को। ये तो छोटे अपने जूनियर्स है, वो कुछ बता रहे तो उनसे भी सीखो, बड़े से तो सीखना ही है। बुक से भी पढ़ो, ऑनलाइन भी पढ़ो, यहाँ से भी पढ़ो, और ब्रशिंग अप करते रहो स्किल्स को। टाइम टू टाइम ब्रशिंग अप करोगे तो आप एक चीज़ में अपडेटेड रहोगे। जो न्यू फिजियोथेरेपिस्ट आ रहे हैं उनको क्या एडवाइस करोगे? क्योंकि पढ़ना और ये करना, लोगों को रहता है यार पढ़ाई कितनी होगी, कैसी होगी। मेरी एक फ्रेंड है, मुझे याद है जब हम स्कूल टाइम पे थे तो मैंने किसी के लिए उससे पूछा था कि यार फिजियोथेरेपी कोई करना चाहता है तो क्या एडवाइस है मतलब। तो उसने मेरे को ये चीज़ बोली थी यार अगर वो फिजियोथेरेपी करना चाहता है तो उसको ये बोलो कि MBBS कर ले, पढ़ाई तो उतनी करनी पड़ेगी। मैं डर गया, मैंने कहा यार ये ऐसे क्यों बोल रही है कि फिजियोथेरेपी में इतनी पढ़ाई होती है एक्चुअली। मैं आपको एक अपना पर्सनल एक किस्सा सुनाता हूँ।
जब मैं एडमिशन के लिए कॉलेज के लिए जा रहा था तो मेरे घर वालों ने बोला था कि मेरे नाना जी ने ही मेरा सब कुछ किया है कि अगर तू फिजियोथेरेपी के सिवा कहीं और एडमिशन लेके आया तो मैं फीस पे नहीं करूँगा क्योंकि मेरा था नहीं उस टाइम पे फिजियोथेरेपी के लिए, क्योंकि पता भी नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। ये तो बहुत बाद में हुआ कि मुझे फिजियोथेरेपी करनी है, नहीं तो मैं बैचलर के बाद तक भी ये था कि मुझे नहीं करनी है, क्योंकि यही इन्फ्लुएंस की कमाई नहीं होगी और इतना सब मेहनत करनी पड़ेगी ये सो। तो जो भैया मुझे लेके आए फॉर्म फिल कराने मेरे कॉलेज के लिए, तो उसने बोला कि देख ले एक बार और फिजियोथेरेपी कर तो रहा है, पढ़ना बहुत पड़ेगा, इससे अच्छा तो कुछ और कर ले और कम समय में हो जाएगा। RIT वगैरह, ये रेडियो टेक्नीशियन वगैरह की जॉब जो है वो 3 साल के कोर्सेज होते हैं, वो कर ले। और ये करेगा तो 4.5 साल का कोर्स है और उसके बाद फिर मास्टर्स भी करना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये वो सो। बट मेरा ये था कि घर से बोला गया है तो फीस पे नहीं होगी इसलिए करना है, कर लिया। पढ़ना तो पड़ता है, सब्जेक्ट लगभग सेम होते हैं, 2-4 सब्जेक्ट्स को छोड़ के हमारे और MBBS के सब्जेक्ट सेम होते हैं। एनाटमी, बायोमैकेनिक्स और क्या बोलते हैं जितने भी ये फिजियोलॉजी वगैरह हो गए, बायोकेमिस्ट्री वगैरह वो सब होते हैं। 2-4 उनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास नहीं होते, जैसे कि आई का नहीं होता हमारे पास कोई, क्योंकि आई की फिजियोथेरेपी में हमारे कुछ है नहीं, फॉरेंसिक मेडिसिन वगैरह में, तो ये चीज़ सब्जेक्ट हमारे पास नहीं होते, बाकी सब सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं। तो हमें उसके लिए क्या है कि हमें डीपली उसको पढ़ना है पूरा। फिर 4th ईयर आते आते फिर हमें अपना ही पढ़ना है फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कि उनको डिजीज़ को पढ़ने के लिए मैं सबको लोगों को बोलूँगा पढ़ो। अपने क्लिनिकल स्किल्स के लिए लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हमने ये कर तो लिया है पर मेरी क्लिनिकल स्किल्स बिल्कुल नहीं है, मतलब मैं कैसे पेशेंट को ट्रीट करूँ, कैसे बातचीत करूँ, मुझे वो नहीं आता। तो क्लिनिकल स्किल्स के लिए भी लोग आजकल बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाके वो ले रहे हैं, कोर्सेज खरीद रहे हैं करने के लिए। उससे क्लिनिकल स्किल इंप्रूव नहीं होगी, वो तो प्रैक्टिकल वर्क हो गया ना, प्रैक्टिकल वर्क हो गया, वो तो करने से ही होगा, करना पड़ेगा। तो आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा। कुछ कंडीशन ऐसी है जिसमें चीज़ें कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मतलब मान लो आपके पैर में DVT हो, थ्रोम्बस बन गया, खून का थक्का जम गया, इसमें मैं स्ट्रेचिंग करता हूँ, इसमें या मैं इसको दबाता हूँ तो फटने के चांसेस बहुत है, वो फट के हार्ट में, ब्रेन में जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक करेगा, हार्ट अटैक करेगा। तो ये चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए ना आपको, आप फिजियोथेरेपी करा रहे हो तो ये नॉलेज इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। तो नए बच्चों से ये है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, मैं भी कहीं ना कहीं जब उस पीरियड में था तो मैं भी नहीं पढ़ा करता था, अब मैं बोल रहा हूँ बट पढ़ो, चीज़ों के बारे में पता होगा, डीपली आप किसी को नॉलेज दे पाओगे तभी हमारा फील्ड भी आगे बढ़ेगा। तो सर एक काफ़ी कॉमन सी इशू है जो कि आपके हमारे हम सभी के घर में देखने को मिलता है, आसपास सभी के कॉमन है कि घुटने में दर्द रहता है, कट की जैसे आवाज़ आती है। तो उसका क्या रीज़न क्या है उसका होने का, और उसका मतलब आपकी फिजियोथेरेपिस्ट से उसको सही होने का अल्टरनेट क्या हो सकता है, थोड़ा बताइए इस बारे में। देखो, आपने बोला है कि कट की आवाज़ आ रही है, तो कट की आवाज़ के बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। पहला तो है कि नॉर्मल, मैंने एक उंगली को ऐसे करके किया और उसको ब्लास्ट करके कटक से आवाज़ आई, तो ये क्या होता है कि हमारे जॉइंट्स के बीच में, जिसको नॉर्मल लॉन्ग लैंग्वेज बोलते हैं ग्रीस करके, एक फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड, वो सिक्रीट अंदर आता है तब है जब हम मूवमेंट करते हैं किसी भी जॉइंट का। तो जितना आप किसी भी जॉइंट का मूवमेंट करोगे उतना ज़्यादा वो बनेगा अंदर। उसमें कभी कभी एयर के बबल्स आ जाते हैं, तो जब भी आप कोई मूवमेंट करो, उठोगे, नीचे से बैठोगे, तो बबल बस्ट होगा तो कटक से आवाज़ आएगी। ओके। पर ये ग्रीन फ्लैग तभी तक है जब तक उस कटक से आवाज़ आने के साथ साथ कोई पेन नहीं है। ओके। अगर आपके घुटने में कटक से आवाज़ आई और आपको कोई पेन नहीं हो रहा है तो ठीक है, चलेगा इतना। बट अगर जो पेन के साथ आ रही है तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा आपको सतर्क होने की, थोड़ा रेड फ्लैग हो गया कि या तो आपका अगर जो घुटनों मान लो तो घुटनों के आगे एक बोन होती है, पटेला बोन, छोटी सी, ओके, हाँ, गोल बोन, छोटी सी होती है। हाँ, वो पटेला बोन का काम क्या होता है, फलक्रम का काम करती है कि ये पटेला बोन ना हो तो मेरी क्या बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स जो मसल है पैर को सीधे करने वाली, इसको कई गुना ज़्यादा काम करना पड़ेगा इसको सीधा करने के लिए पैर को। तो पटेला बोन आ गई यहाँ पे, लॉकिंग में भी काम करती है, हम खड़े होते हैं तो ये अंदर जॉइंट के अंदर घुसती है, लॉक कर देती है जॉइंट को। तो ये बोन कई बार मिस अलाइन कर जाती है, इसको अगर चलना चाहिए इस रीच के ऊपर तो ये कई बार टेढ़ी चलने लग जाती है। तो जब कोई भी चीज़ अपनी अलाइनमेंट से मिस अलाइनमेंट होगी, जैसे आपके कार का टायर में बियरिंग हो गया, वो थोड़ा मिस अलाइन होता है, कट की आवाज़ आती है। एग्जैक्टली। तो वो आवाज़ है। अब वो क्या होगा कि मल्टीपल टाइम वो कट करेगा, ऊपर सब मोशन करते हुए करेगा, तो वहाँ पे पेन आएगा, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन के बाद जो नीचे पीछे कार्टिलेज है, जो पीछे थोड़ा सा अंदर कार्टिलेज है, सॉफ्ट है, वो घिसना स्टार्ट होगा, बोन से बोन रगड़ खाएगी, तो वहाँ से अर्थराइटिस स्टार्ट होता है। ऐसी जॉइंट्स के अंदर अर्थराइटिस होता है। अब नी जॉइंट जो है, ये मेरी ऊपर की बोन है फीमर, जो मेरी थाई बोन हो गई, और नीचे की टिबिया, सीधा इसके ऊपर रखा हुआ है ये जॉइंट। इसके बीच में जब आप एक्सरे देखते हो तो इतना गैप दिखता होगा आपको, कभी भी नी जॉइंट का आप एक्सरे देखते हो तो इतना गैप दिखता है। तो वहाँ मेनिस्कस एक गद्दी होती है थोड़ी सी ऊपर वाले दी हुई,
और उसमें अंदर कार्टिलेज भी होता है, जिससे दोनों बोन एक दूसरे कॉन्टेक्ट में ना आए और दूर दूर रह के बहुत अच्छा स्मूथ मूवमेंट हो। पर जब हम बहुत लंबे समय तक खड़े होते हैं, पहले क्या होता था कि ये जो है आपका एज रिलेटेड होता था, उम्र के साथ आता था वियर एंड टियर ऑफ जॉइंट का कटना फटना होता था, तब जाके अर्थराइटिस होना डेवलप होता था। आजकल ये यंग लोगों में भी हो रहा है। और ज़्यादातर जो मैं अपने सेल्फ, ये कोई रिसर्च नहीं है, मैं सेल्फ अपने उसमें बताता हूँ कि सेल्फ जो मैंने देखा है, टीचर्स, आर्मी पर्सन और जो घर में काम करने वाली हाउस वाइफ्स है, उनको बहुत ज़्यादा होता है। गार्ड्स हो गए जो बहुत लंबे समय तक खड़े होते हैं। अब खड़े, इसके पीछे का मैं आपको बताता हूँ। मेरी मसल, मैं एक परफेक्ट एक इंडिविजुअल हूँ लगभग, और मेरी एज भी ज़्यादा नहीं है, मैं एक यंग इंडिविजुअल हूँ। मेरी मसल की कैपेबिलिटी भी मेरे जॉइंट को होल्ड करने की 15 से 20 मिनट है मैक्स टू मैक्स। उसके बाद मैं थकने लग जाऊँगा और मसल भी अपना काम छोड़ देगी। तो इस जॉइंट को जो पुल करके रखती है वो मसल्स रखती हैं ऊपर और नीचे की, और स्टेबल भी मसल्स करके रखती है, डायनेमिक स्टेबल, और अंदर लिगामेंट्स होते हैं। तो जब मैं 15 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा खड़ा होऊंगा तो क्या होगा, मसल छोड़ देगी अपनी कैपेबिलिटी, तो मसल्स को लूज़ करके ये आ गया। बल्कि यहाँ पे बीच में अभी कार्टिलेज और क्या बोलते हैं मेनिस्कल है, पर अब इस स्टेज में मैं जब चलना स्टार्ट करूँगा तो एक दूसरे से रगड़ खाएंगे। और अब मैंने क्या बोला कि फ्लूइड तब रिलीज़ होता है जब आप जॉइंट का मोशन करते हैं। तो ये सब लोग क्या करते हैं, आर्मी पर्सन 12-12 घंटे खड़े रहते हैं, टीचर 2-2 घंटे के लेक्चर लेते हैं, नॉर्मल एक जो गार्ड होते हैं वो 12-12 घंटे खड़े रहते हैं। तो उस स्टेज में क्या होता है कि मसल की कैपेबिलिटी कम होने लगती है, मसल हमारी वीक पड़ने लगती है, और घुटना एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आके पहले ये मेनिस्कल या फिर कार्टिलेज फटना स्टार्ट होगा, हड्डी से हड्डी कॉन्टैक्ट आएगी। फिर हड्डी के अंदर छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, छोटी छोटी नसें खून की, जब वो एक दूसरे से क्या बोलते हैं फ्रिक्शन करके फटने लगती है तो वहाँ पे आता है ब्लड। उस ब्लड को बॉडी ट्रीट करती है कि ये तो इंजरी हो गई, तो वहाँ ऑस्टियोफाइट भेजती है। ऑस्टियोफाइट वो सेल होते हैं जो हड्डी बनाते हैं हमारी, अच्छा, तो वहाँ हड्डी बनने लगती है। तो कई लोग बोलते नहीं हड्डी बढ़ गई मेरी, वो ये होता है। फिर वो हड्डी बढ़ती कैसे, ऐसे नहीं बढ़ती कि पूरी हड्डी बढ़ रही है। जैसे आपने देखा होगा पहाड़ों पर जाते हैं तो ड्रॉप्स वहीं की वहीं जम जाती है, वो लंबे लंबे नुकीले स्ट्रक्चर आपके घुटने के अंदर बन जाते हैं। अच्छा, और घुटना एक दूसरे कॉन्टैक्ट में, और जब इसको करोगे आप तो कटर 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 भी आवाज़ करेगा, दर्द भी करेगा, और पेन बहुत सीवियर करेगा, और ये ग्रेड 4 हो जाता है। इसके बाद रिप्लेसमेंट होता है फिर नी का। इससे पहले बचाव इसके ये हो सकते हैं कि हर 10 से 15 मिनट में आप चाहे 1 मिनट के लिए बैठे, पर बैठे हो। ओके, आप कितने यंग हो कितने ही ओल्ड हो, सबके लिए। मैं खुद भी मेरी पर्सनल लाइफ में अगर तो मुझे 15 मिनट खड़े हुए हो गए तो मैं कुछ भी कहीं भी अगर तो मैं बाहर भी हूँ देखूंगा, चाहे मैं बाइक की सीट, गाड़ी की सीट, या फिर बाइक साइड में बेंच लगी है, कुछ भी मैं बैठूंगा। ये मैंने ऐसा ऐड कर लिया अपनी लाइफ में। अब वो अपने आप भी होता रहता है, आपको भी करना है। सबसे बढ़िया बचाओ, उस 1 मिनट में मसल रीगेन कर लेती है अपने फंक्शन को, फिर से आपको 10 मिनट की कैपेबिलिटी दे देगी। और फिर उसके बाद स्ट्रेंथनिंग तो है ही, डेली एक्सरसाइज करो, पैरों की, लेग्स की एक्सरसाइज करो, क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइज करो, स्क्वाट भी कर सकते हैं लोग जिनको पेन नहीं है, अभी सीढ़ी चढ़ सकते हैं। जिनको मतलब पेन नहीं है और उनको ये इशू आ रहा है, तो वो 10-15 मिनट अगर स्टैंडिंग फॉर्म में खड़े हैं तो उनको 1 मिनट रेस्ट लेना चाहिए। मतलब हाँ, सबको लेना चाहिए। जिससे मुझे कोई पेन दोबारा रिकवर हो जाए। मुझे कोई पेन नहीं है, ओके, बट वो ऊपर वाले की मतलब हमारी बॉडी की कैपेबिलिटी ही वही है 15-20 मिनट संभालने की। कोई एथलीट हो गया, वो तो ट्रेन करता है मसल को। हम डेली लेमन इंसान, हमारी कैपेबिलिटी कितनी है? आप अपने हाथ में कोई ऑब्जेक्ट अगर जो 100 ग्राम्स का ऐसे बड़े खड़े हो जाओ ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ 4-5 मिनट के बाद आप इसको उठा ही नहीं पाओगे, ऐसे रख ही नहीं पाओगे। तो ये तो हमारी मसल की कैपेबिलिटी है, क्योंकि हमने इतना अपनी मसल को ट्रेन नहीं किया। उनको ट्रेन कर लो या तो इससे बचने के लिए, नहीं तो ये कुछ बचाव आप कर सकते हो जिससे आपके घुटने की हेल्थ अच्छी रहेगी। बैठो 12-15 से 10 मिनट में, मैं खुद बैठता हूँ, बीच बीच में बैठते रहो तो घुटने की हेल्थ अच्छी रहेगी। और बैठ के हम जब पहले बच्चों को मना नहीं करते थे कि आप पैर क्यों हिला रहे हो बेड पे बैठ के, ये नहीं करना, ये सबसे अच्छी है आपके लिए। उसमें क्या होगा, घुटने का मूवमेंट हो रहा है, बैठे हो आप, और उतना ही फ्लूइड रिलीज होगा अंदर, तो ग्रीस खत्म नहीं होगा। जो ग्रीस बोलते हैं डॉक्टर लोग, ग्रीस आया है, ग्रीस चला गया, लेमन इंसानों के लिए समझाने के लिए है वो टर्म। तो ग्रीस चला गया, वो फ्लूइड जितना होगा अंदर उतना ही वो रीजनरेट करेगा वहाँ के टिश्यू को, और फ्रिक्शन नहीं होने देगा, बच गया हमारा घुटना फिर। तो ये है। अब दूसरा, पहले के लोगों में घुटना सही भी इसलिए रहता था कि पहले के लोग सारी एक्टिविटी करते थे नीचे बैठ के, खाना भी नीचे बैठ के खाते थे, नीचे बैठ के काम करना, खेतों में काम करना। मेरी नानी और मेरी मदर में बहुत डिफरेंस है। मेरी नानी हर काम नीचे बैठ के करती थी, मेरी मदर खड़ी होकर करती है। तो घुटने किसके ज़्यादा ख़राब है? मेरी नानी के 80 की एज में भी घुटने ख़राब नहीं, मेरी मदर के 40, 50, 60 की एज में घुटने ख़राब हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्यों खड़े रह रहे हैं वो हमेशा, वही मसल अपनी कैपेबिलिटी लूज़ करती है। और मेरे नी जॉइंट का नॉर्मल फंक्शन 140 डिग्री, मेरा नी जॉइंट मुड़ जाता है, 135, 140 डिग्री मुड़ जाता है। आप बताइए डेली एक्टिविटी कौन सी ऐसी कर रहे हैं जिसमें अपना घुटने को पूरा मोड़ रहे हैं? कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है। आप सीढ़ी चढ़ोगे तो 90 डिग्री से ज़्यादा मोड़ ही नहीं पाओगे अपने घुटने को, करके देखना।
90 या 100 चला गया मैक्स टू मैक्स। तो बॉडी की कैपेबिलिटी ये है कि जो चीज़ यूज़ नहीं हो रही उसको न्यूट्रिशन देना बंद कर देती है। अच्छा भैया, जैसे ये फ्रोजन शोल्डर वगैरह की इंजरी भी तो होती है जिसमें कंधा ही ऐसे अटक जाता है, ये क्या होता है मतलब इसमें थोड़ा सा बताओ। देखो फ्रोजन शोल्डर, मैं एक नॉर्मल सी बात बताऊंगा कि आपका कंधा आप उठा नहीं पा रहे हो, आप ले गए इसके ऊपर नहीं उठा पाए कंधा, डॉक्टर के पास जाते हो कि सीवियर पेन हो रहा है उसके बाद, किसी डॉक्टर ने आपको देखा बहुत अच्छे से नहीं देखा है, किसी फिजियो ने देखा और आपको क्या किया कि यहाँ के बाद आप हाथ नहीं उठा पा रहे हो अपना एक्टिवली खुद से, तो सीधा लिख दिया फ्रोजन शोल्डर। ये सेम कंडीशन एक मतलब सेम चीज़ एक और कंडीशन में आती है जिसको बोलते हैं हम सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस। एक मसल हमारी छोटी सी सुप्रास्पाइनेटस है जो हमारे हाथ को उठाने में हमारी हेल्प करती है, वो बहुत जल्दी इंजर्ड होती है। वो सबसे ज़्यादा कोई कंधे में मसल जो इंजर्ड होती है वो सुप्रास्पाइनेटस होती है। अच्छा। और सबसे ज़्यादा ये रोटेटर कफ की मसल होती है जो हमारे डायनेमिकली सपोर्ट भी करता है हमारे हाथ इसको शोल्डर को। शोल्डर एक बहुत ही ज़्यादा मोबाइल जॉइंट है, बहुत ज़्यादा घूमता है पर स्टेबिलिटी नहीं है इसके अंदर, इसी वजह से हमें बहुत इंजरीज होती है। अब वहीं पे अगर जो आपका हाथ मैं पैसिवली उठाऊं और मैं आपका हाथ ये पूरा ऊपर तक उठा के चला गया तो क्या ये फ्रोजन शोल्डर है? बिल्कुल भी नहीं। फ्रोजन शोल्डर का मतलब है कि आपकी एक्टिव और पैसिव दोनों रेंज यहाँ के ऊपर ही नहीं है, दोनों रेंज अटकी हुई है, दूसरा भी उठाई या मैं भी उठाऊँ उसके ऊपर जा ही नहीं रहा, फ्रोजन शोल्डर हो गया। और अगर जो आपको पेन है फिर कंधे में और मैं कोई और बंदा उठाता है तो पूरा हाथ उठ जाता है, मैं उठाता तो नहीं उठता, तो ये टेंडिनाइटिस हो गया। अच्छा। दोनों के ट्रीटमेंट में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ओके। टेंडिनाइटिस में आपको फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट मिलेगा तो कभी ठीक नहीं होंगे आप। अच्छा। तो बहुत सारे लोगों को ये कंडीशन गलती हो गया ना वो तो। हाँ, बहुत सारे लोगों को ये कंडीशन है कि 2-2 साल 3-3 साल से फ्रोजन शोल्डर के केस लिए घूम रहे हैं, ठीक ही नहीं हो रहे, बल्कि कंधा आप जाम होने लग गया क्योंकि चल ही नहीं रहा। डायबिटीज़ की वजह से भी होता है, ये इंजरी हो गई उसकी वजह से, इंजरी तो ये जैसे टेंडिनाइटिस वगैरह हो गया। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत अलग अलग है। इसमें ये है कि आपका डायग्नोसिस अच्छे से हो जाए, डायग्नोसिस अच्छे से होगा तब इसका ट्रीटमेंट आप दे पाओगे। जैसे आपको टेंडिनाइटिस होगा तो आप इसमें आइसिंग करोगे क्योंकि यहाँ पे हो गया स्वेलिंग में आइस करते हैं। फ्रोजन शोल्डर में हम हीटिंग लगाते हैं तो उल्टा हो गया। अब स्वेलिंग का रूल है या इन्फ्लेमेशन का रूल है कि उसमें हीटिंग लगाते हैं तो पेन बढ़ता है, स्वेलिंग भी बढ़ती है, तो अब ये उल्टा ही हो गया बिल्कुल, तो इसीलिए आराम नहीं आ रहा है। तो इसको अच्छे से आप वो दिखाओ, आइसिंग, अगर जो आपको टेंडिनाइटिस है तो आइसिंग करो, रेस्ट करो, तो अपने आप जैसे जैसे वो टेंडिनाइटिस हील होगा तो अपने आप आपका हाथ उठ जाएगा क्योंकि हाथ में कोई दिक्कत ही नहीं है। फ्रोजन शोल्डर है तो फिजियो ही उसको क्या बोलते हैं पूरा अच्छे से मोबिलाइजेशन करके खोलेगा। तो ये तो इनके बीच में डिफरेंस। और कई लोगों को क्या होता है दोनों कंडीशन साथ साथ हो जाती है, तो साथ साथ वाले में पहले हमें टेंडिनाइटिस को ट्रीट करना है क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, उसके बाद हाथ तो खुल ही जाएगा। और एक चीज़ और, फ्रोजन शोल्डर जो है सेल्फ हीलिंग कंडीशन है। अच्छा। अगर आपको छोड़ दोगे ना 1.5-2 साल ऐसे ही तो खुद भी ठीक हो जाएगी। अच्छा जी। अब अगर जो आप इससे ये बात समझ सकते हो कि 1.5 साल 2 साल से आपको फ्रोजन शोल्डर है और लिए घूम रहे हो और तब भी ठीक नहीं हुआ, तो आप घंटी बजा लो दिमाग में कि यार ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है, फ्रोजन शोल्डर है ही नहीं। तो क्योंकि ये सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है, इसमें 1.5 से 2 साल में ये अपने आप भी हील हो जाता है। आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं भी लिया ना तब भी 1.5-2 साल में आप अपना हाथ नॉर्मल कर लोगे। अच्छा। तो ये फ्रोजन शोल्डर का डिफरेंस है। तो कई लोग जो मतलब 80-90% केसेस में ये है मिसडाइग्नोज होता है ये चीज़, टेंडिनाइटिस है पर आपको फ्रोजन शोल्डर लिख दिया। फिजियो भी हमारे ऐसे बहुत अच्छे हैं कि वो सीधा उसी डायग्नोसिस पे काम करते हैं, अपने आप एक बार नहीं चेक करेंगे क्यों, हमें सारे स्पेशल टेस्ट आते हैं, हमें पता है डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो देखो जरा, तो पेशेंट को वो ट्रीटमेंट दोगे तो उसमें जल्दी आराम आएगा ना, बल्कि ये बात पेशेंट कहीं भी घूमता रहता है। ऐसे बहुत सारे केसेस है 2-2 साल से 3-3 साल से फ्रोजन शोल्डर लिए घूम रहे हैं, तो उनको ये चीज़ करनी चाहिए घर पे करके देखे। और नहीं भी ट्रीटमेंट आ रहा है तो फिर भैया ढंग से किसी और फिजियो को दिखाएं, किसी और डॉक्टर को दिखाएं, तो खुद भी देखे कि आप मेरा हाथ कोई उठा पा रहा है पूरा ऊपर, दर्द तो होगा। बस ये चीज़ें हैं फ्रोजन शोल्डर का। सर थोड़ा आप इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, जैसे कि हर दूसरे बंदे को या मुझे या मैं कहूँ किसी को भी, मुझ जैसे किसी को भी देखने में मिलता है कि मोस्टली गर्दन में दर्द हो रहा है, तो गर्दन में दर्द रहता है, या हमने कोई काम करे, हम जॉब कर रहे हैं 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे हम जॉब कर रहे हैं तो हमारी नेक में पेन होता है, तो क्या वो सर्वाइकल इशू का के लक्षण है या फिर क्या है वो? इसमें भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों को नेक पेन है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोल दिया गया है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ओके, तो रीचेक कराओ फिर से। अच्छा। इसमें भी 80-90% केसेस में ये देखने को मिलता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है भी नहीं। 10 पेशेंट मेरे पास अगर सर्वाइकल को लेके आते हैं तो सिर्फ उसमें से एक को सर्वाइकल है, अच्छा। बाकी सबको मसल की प्रॉब्लम है। सर्वाइकल को मतलब कैसे पता लगेगा कि ये सर्वाइकल ही मैं है? बताता हूँ आपको। आपका डेली एक्टिविटी का काम क्या है? मैं ओवर यूज़ करता हूँ फ़ोन का, मैं ओवर यूज़ करता हूँ स्क्रीन्स का, मेरा काम यही है। मैं सबको अभी भाषण दे के बताता हूँ गर्दन सीधी रखो। अगर तो मैं भी एज अ फिजियो फ़ोन लेके बैठूंगा, अर्गोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, तो 5 मिनट के बाद मेरा सर भी ऐसे चला जाएगा नीचे। अब यहाँ पे एक मसल होती है ट्रेपीजियस, जो हमारी नेक को होल्ड करती है। वो ट्रेपीजियस कोई भी चीज़ ओवर वर्क करेगी तो वो पेन करेगी ही करेगी,
वो थकेगी थकेगी। Okay. आपने 24 घंटे लगातार काम कर लिया, 48 घंटे लगातार काम कर लिया, तो आपकी बैंड बच जानी है। तो ऐसी मसल का है, धीरे धीरे वो अपनी कैपेबिलिटी खो देती है। यहाँ आगे की मसल जो है टाइट हो जाती है, SCM वगैरह जो है, क्योंकि झुका रहता है। जो चीज़ पास पास रहेगी वो टाइट होना स्टार्ट हो जाएगी, जो दूर रहेगी, जो खिंची रहेगी, स्ट्रेच रहेगी, वो वीक होना स्टार्ट हो जाएगी। पीछे की मसल वीक हो गई। अब जो मेन लोड आ रहा है वो बोन के ऊपर आ रहा है, और फिर ये ओवर यूज होने की वजह से भी टाइटनेस हो जाती है। स्पाज्म एक कंडीशन है, वो मेरी स्पाज्म बोलते हैं। वो मेरी बॉडी की एक कंडीशन ऐसी है कि मेरी बॉडी मुझे अलर्ट करती है कि भैया तुमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, अब रेस्ट नहीं करोगे तो आप ऐसी इंजरी खुद को क्रिएट कर लोगे जो कभी हील नहीं होने वाली। तो स्पाज्म का क्या होता है, पेन होता है और टाइटनेस बढ़ जाती है। तो हम ह्यूमंस के अंदर क्या होता है कि पेन हो रहा है तो प्रॉब्लम है, उससे पहले कुछ भी हो रहा हो हम कुछ नहीं करेंगे। और पेन जब वो सीवियर हो जाएगा, इंडियंस का तो क्या है कि वो छोटे मोटे पेन को देखते ही नहीं है, सीवियर पेन हो जाएगा तब आते हैं। हाँ, ये रहता है कि हो जाएगा खुद से ठीक यार, ये तो अरे रेस्ट करेंगे ठीक हो हाँ। जाएगा, रेस्ट के ऊपर भी बताऊंगा मैं आपको। तो ये है सीवियर पेन हुआ, ये हुआ। तो उसमें क्या है कि आपको देखना है कि जो आपका फिजियो होंगे अच्छे, वो आपको पालपेट करके हाथों से टच करके देखेगा कि ये मसल टाइट है या नहीं है। और कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, सर्वाइकल कंप्रेशन टेस्ट होता है, मतलब स्पेशल टेस्ट होते हैं जो हाथ से ही होते हैं, मतलब ऐसे कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। उनसे भी पता चल जाता है कि इनको नर्व का इन्वॉल्वमेंट है नहीं। सर्वाइकल उसको बोलते हैं जिसमें नर्व का इन्वॉल्वमेंट आ गया, आपकी जो नस निकल रही है यहाँ से वो इन्वॉल्वमेंट आ गया, हड्डियों में स्पॉन्डिलाइटिस मतलब सूजन बन रखी है या कुछ भी है, जब तक वो मस्कुलर है वो सर्वाइकल नहीं है। अच्छा, वो तो ऐसे ही है। उसको तो आप क्या करो, आपके स्कैपुला पीछे वाली हड्डी है ये, जिसको हम शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं, इसमें बहुत सारी मसल्स है, रोम्बॉइड वगैरह, उनको स्ट्रेंथन कर दो तो खुद ब खुद इस मसल का ओवरलोड कम हो जाएगा, क्योंकि यही मसल ओवरलोड है, इसीलिए ये ज़्यादा टाइट होती है। और सुप्रास्पाइनेटस भी इसलिए ज़्यादा वो करती है प्रॉब्लम, क्योंकि वो ओवरलोड रहती है। बाकी सब मसल्स को आप ठीक कर दो, वो खुद ब खुद ओवरलोड इसका हट जाएगा, तो आपका खुद ब खुद चक्कर आना ठीक, आपको दर्द आना ठीक, आपको सर दर्द आना ठीक, गर्दन का दर्द आना ठीक, गर्दन आपकी टाइट घूम रही है वो भी ठीक हो जाएगी। आपकी फैमिली में 4 मेंबर है, एक बंदा काम करेगा, 3 खाएंगे तो एक के ऊपर लोड पड़ेगा, चारों काम करेंगे तो किसी के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। सेम ये है, सारी मसल को काम करवाओ, किसी के ऊपर ओवरलोड नहीं होगा, स्ट्रेंथनिंग करो। अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है कि मतलब डॉक्टर हो या कोई भी हमारा फैमिली मेम्बर हो, अगर हमें कोई पेन हो रहा है तो वो कहता है कि रेस्ट करो, आप रेस्ट करो ठीक हो जाएगा। क्या ऐसा कुछ होता है क्या? देखो मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल देके बताता हूँ जी। एक इंसान, एक पेशेंट आता है, वो अपने राइट नी में पेन लेके आता है, उसको मैंने बोल दिया रेस्ट कर लो आप, बिल्कुल बिल्कुल बेड रेस्ट है, ठीक है, और आप 15 डेज़ के बाद मुझे आना दिखाना। तो जाएगा, 15 डेज़ के बाद आएगा, तो मैं पूछूंगा कैसा रहा, तो पेन बरकरार रहेगा, क्योंकि रेस्ट से थोड़ा बहुत आराम मिल जाएगा, क्योंकि जो ओवर यूज़ की वजह से हो रहा था। बट अगर जो आप उसको दूसरी नी के बारे में पूछोगे, लेफ्ट के बारे में कि लेफ्ट नी अभी कैसी है, तो क्या बोलेगा वो कि जब मैं इसको चला ही नहीं रहा तो कैसी होगी, ये भी ख़राब होगी। तो रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपकी इंजरी हील ही होगी। अच्छा, जब नॉर्मल नी में भी आपको इशू हो गए रेस्ट करने से, तो फिर आप कैसे मान सकते हो कि आपकी जो प्रॉब्लम वाली नी है उसमें इशू नहीं होंगे। तो रेस्ट करना का तरीका अलग होता है। डॉक्टर ने बोला रेस्ट, हम समझ लेते हैं कंप्लीट बेड रेस्ट। कंप्लीट बेड रेस्ट है वही। रेस्ट करने का तरीका ये होता है कि आपको स्पेशलाइज टेलर बेस्ड कुछ मूवमेंट बताए जाएं। टेलर बेस्ड मतलब जो आपके लिए ही बने, आपकी बॉडी को देख के, आपका असेसमेंट देख के वो मूवमेंट आप करो, उनकी इंटेंसिटी कम हो जाए, कम इंटेंसिटी में करो। आप 10 रेपिटेशन करो, 5 करो, 2 करो, वो आपको फिजियो बता देगा। उसके साथ करोगे तो रेस्ट भी हो गया, और आपके जो टिश्यू में और जो डिजनरेशन होना था या और प्रॉब्लम्स होनी थी वो भी नहीं होगी। तो ये होता है रेस्ट। हम इंडिया में REST का मतलब हो गया कंप्लीट बेड पे लेट जाओ। ये इंडियंस में प्रॉब्लम है, और समझाया भी नहीं है। बिल्कुल आराम कर, तेरे को पेन है, डॉक्टर ने बोला है आराम कर। घर में मुझे कोई दर्द होगा, मेरा पैर फिसल गया, मेरे एंकल में मोच आ गई, मेरी मदर के लिए मेरे लिए लेके आएगी दूध, हल्दी डाल के, अरे तू बस लेटा रहे, 2 दिन कुछ मत करना, 3 दिन कुछ मत करना, वो और सूज के और ख़राब हो जाएगा वो। तो ये इशू इंडियंस के पास, इंडियन के साथ तो है, ये इंडियंस में नॉलेज ही कमी है और क्या है, बस वही है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। आसपास का एनवायरनमेंट वैसा है। आपको रेस्ट बोला, मैंने रेस्ट बोला, तो आप क्या समझोगे? बेड रेस्ट ही है, बेड रेस्ट है, जो हमारे आसपास का काम करना ही नहीं है, बस मेरे जो डेली एक्टिविटी है, मुझे वॉशरूम ब्रश करना है, वो करना है। इसको समझाएगा कौन? जिसको नॉलेज है, जिसने आपको रेस्ट प्रिस्क्राइब किया, कौन? डॉक्टर। या किसी फिजियो के पास गए तो रेस्ट कैसा रेस्ट करना है वो भी बताएगा ना आपको। तो ये नॉलेज तो फिजियो या डॉक्टर या फिर जो ट्रीटमेंट आपको दे रहा है वो देगा ना आपको। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ऐड है कि रेस्ट का मतलब तो सोना है, लेटना है। तो ये आपकी भी गलती नहीं है, ये गलती थोड़ा हेल्थ केयर वर्कर्स की है। हाँ, ये भी है, बताना के ऊपर। हाँ, थोड़ा सा इशू ये है बस। प्रशांत भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपने काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताई, और जिसके लिए हमें ही नहीं थी अवेयरनेस, किसी और को तो हम क्या ही बोल सकते हैं, है ना। ऐसी आई नो काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको अवेयरनेस नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच यार, इतनी सारी बातें बताने के लिए और हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए।
जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी ऑडियंस को कह दें कि हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अच्छा, आप लोगों का भी थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने भी मुझे जैसे एक छोटे क्रिएटर को अपने यहाँ पॉडकास्ट के लिए इनविटेशन दिया। यार क्रिएटर छोटा बड़ा नहीं होता, उसकी नॉलेज छोटी बड़ी होती है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ इनके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को भी बिल्कुल फॉलो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा चैनल है द मोशन मित्र करके, इंस्टा पे आप सर्च कर सकते हैं, जिसमें आपको वैल्यूबल कंटेंट मिलता रहेगा। और इनके चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़। थैंक यू।